Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhana from LearnHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnhub.com. तो बच्चों, आर यू ऑल रेडी फॉर माई क्लास? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 13 to 17। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मैंने किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व और ऑल्सो फिनिश करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आर यू ऑल रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक? इफ नॉट प्लीज ब्रिंग इट। और अगर तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? ठीक है, अब देखिए हमें दिया गया है एक फ्लावर बेड। ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स बना दिए, तो ये है आपका फ्लावर बेड। ठीक है, अब इसका डायमीटर है आपका 66 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो सर्कुलर फ्लावर बेड है वो सराउंडेड है एक पाथ से जिसका हमारा विड्थ है, यानी कि कितना विड्थ है उसका 4 मीटर। यानी यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान क्या देने वाली बात है कि यहां से यहां तक की रेडियस, मान लीजिए ये सेंटर है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हो गई हमारी? रेडियस हो गई हमारी डायमीटर बाई 2, यानी कि 66/2 और ये आ गई हमारी 33। और यहां से यहां तक की क्या होगी? ये तो यहां से यहां तक की है। ठीक है, यहां से यहां तक की यानी कि फ्लावर बेड के बाउंड्री तक की रेडियस। अब यहां से यहां तक की हो जाएगी हमारी 33 और ये विड्थ यानी कि +4, तो ये हो गई हमारी 33 + 4, यानी कि रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल हो गई हमारी कितनी? 37 मीटर। क्लियर हुई ये बात कि नहीं हुई? मैंने आपको इसलिए फिगर से समझाई है बिल्कुल कि कैसे हमारे आउटर जो सर्कल है, यानी कि जो हमारी विड्थ है पाथ की, उसके बाद यहां सेंटर से उस आउटर मोस्ट बाउंड्री की रेडियस क्या होगी। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसमें क्या करना है वो फटाफट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, यानी कि इस पाथ का एरिया क्या है। अब पाथ तो केवल इतना ही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें इसका एरिया पता चल जाए? हम निकाल लेंगे अपना आउटर सर्कल का एरिया और इनर सर्कल का एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इस पार्ट का और इंक्लूडिंग ये वाली रेडियस जो है पूरी इसका आउटर वाले का। ठीक है, और फिर हम अगर फ्रॉम द ऑब्वियसली किसका बड़ा होगा एरिया? जो आउटर सर्कल है उसमें से अगर हम स्मॉलर यानी कि अपने फ्लावर बेड का एरिया निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया कवर किया है हमारे पाथ ने। तो है ना कितना आसान क्वेश्चन? तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। समझ आ गया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, मैंने एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। ठीक है, वो कितनी है हमारी? डायमीटर बाई 2, जो कि मैंने फटाफट निकाल ही ली थी, हो गई हमारी 66/2, 33 मीटर। ठीक है, अब देखिए 33 मीटर आ गई हमारी। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ अवर फ्लावर बेड। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अच्छा, स्ट्रिक्टली हमको बोला गया है कि हमें पाई लेना है बाई 3.14, तो हम वही यूज करेंगे। और एरिया क्या होता है हमारे सर्कुलर, किसी भी सर्कुलर शेप का, वो होता है हमारा πr²। सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट वैल्यू। तो देखिए बच्चों, हमने सब्स्टिट्यूट किया अपनी फटाफट वैल्यूज और हमारा आ गया, हमने 33 का स्क्वायर किया जो कि होता है 1089, यानी कि 1089, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया और अपना लगा दिया डेसिमल और हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ फ्लावर बेड।
हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है, या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल, इनर सर्कल। देखिए लैंग्वेज आप कोई भी यूज करें, बस होनी चाहिए आपकी करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए लिखते हैं अपना एरिया ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ। ये भी लिख लेते हैं रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ। तो देखिए बच्चों, हमने लिख ली अपनी रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, जो कि हमारी हो गई दिस रेडियस प्लस दिस विड्थ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो वो हो गई हमारी 37 मीटर। और फिर हमें अपना एरिया का फॉर्मूला पता ही था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, रेडियस थी 37, उसका स्क्वायर किया, ये आ गया, और जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ 4298.66। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो बहुत ही आसान था। अब हमें क्या करना है, अपने पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो हम अपना एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ में से एरिया ऑफ फ्लावर बेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए फटाफट वो भी करते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ, क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, ये इंक्लूडिंग भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है, फ्लावर बेड। चलिए फुली फॉर्म लिख दी। तो देखिए ये हो गया। अब माइनस कर देते हैं फटाफट, हमारे पास दोनों ही एरियाज हैं, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग पाथ वाला बड़ा होगा। देखने में भी समझ में आ रहा है ये सर्कल इससे बड़ा है। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, फटाफट हमने अपना वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमें अपना एरिया पता थे, दोनों एरियाज की वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ पाथ, जो कि है 879.20 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए सारा कुछ हमने अपने फिगर से फाइंड आउट किया और फॉर्मूले हमें पता ही हैं, उनका यूज करके इस क्वेश्चन को कर लिया सुपर डुपर इजी तरीके से सॉल्व। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन can cover an area that has radius of 12 मीटर, ठीक है। Will the sprinkler water the entire garden? और हमें पाई की वैल्यू तो जो दी गई है 3.14 वही यूज करनी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है और पूछा गया है कि स्प्रिंकलर जो है वो कर सकता है एंटायर गार्डन को वाटर की नहीं। तो देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम निकाल रहे हैं कि कितना एरिया कवर कर रहा है हमारा स्प्रिंकलर, और फिर कंपेयर कर लें दोनों को, तो जो एरिया हमारा ज्यादा आएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई स्प्रिंकलर वाटर कर सकता है एंटायर गार्डन को या नहीं। दूसरा तरीका क्या है, हमें अपने इसकी तो मालूम ही है रेडियस, इसकी हेल्प से हमें एरिया दिया गया, इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं अपने फ्लावर गार्डन की रेडियस, ठीक है। और फिर हम रेडियस को कंपेयर कर लें, जो रेडियस हमारी बिगर होगी उसी के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि भाई हमारा स्प्रिंकलर कर सकता है वाटर एंटायर गार्डन या नहीं। तो चलिए दोनों ही मेथड बहुत आसान है, फटाफट इनको करके देखते हैं। तो मैं पहले करती हूँ अपने फर्स्ट मेथड से, यानी कि एरिया वाले मेथड से सॉल्व। मैं आपको दोनों ही मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मेथड। तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो देखिए मैंने लिख लिया अपना एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, और फिर हमें रेडियस दी गई है तो हम निकाल लेंगे एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। तो लिख देते हैं एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमारा स्प्रिंकलर कैसे, आप सबने देखा होगा गार्डन्स में स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, रोटेट करते हैं, यानी कि वो भी एक सर्कुलर पाथ में ही घूम रहे हैं, यानी कि हमें पता चल जाएगा उसका भी एरिया बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में। तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, और फटाफट हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें पाई की वैल्यू तो दी गई है, आर की हमारी हो गई 12 मीटर का होल स्क्वायर, और देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जा तो हमारा होता है 144, और मीटर का हो गया मीटर स्क्वायर, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई
और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू आ गई 452.16 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर है ये। आप देख लीजिए, आप इन दोनों को वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है? ऑब्वियसली जो एरिया हमारा स्प्रिंकलर कवर कर रहा है वो हो रहा है हमारा बिगर। यानी कि अब क्वेश्चन था हमारा कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन? यस, बिकॉज इट कैन गो बियॉन्ड दैट, राइट? तो हम लिख देंगे यस, द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। तो लिखेंगे, तो देखिए मैंने लिख दिया, बिकॉज एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन। तो हमने लिख दिया यस, स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। बहुत ही आसान था। अब चलिए करते हैं इसको सेकंड मेथड से, बाय कंपेयरिंग रेडियस। तो चलिए लिख लेते हैं अपना। तो देखिए बच्चों, फटाफट मैंने अपना लिख लिया कि रेडियस ऑफ माई एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर क्या है और एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन क्या है। अब मैंने विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर गार्डन के एरिया से अपनी रेडियस फाइंड की। तो मैंने लिख दिया अपना 340 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन की, इसको इस साइड ले गई तो ये क्या डिवीजन है। अब क्योंकि ये डेसिमल था, इसको बनाना है हमें अपना सबसे पहले होल नंबर। तो मुझे पता है कि हमारी डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स, तो मैंने इसको होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया 100 से, और जो हम करेंगे डाउन में मल्टीप्लाई वही किया टॉप में। तो ये हो गया हमारा 31400 अपॉन 314 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर तो चल ही रहा था। जैसे ही सिंप्लीफाई किया ये आ गया 100, ठीक है। आर स्क्वायर आ गई हमारी 100 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है अपनी रेडियस, तो रेडियस के लिए मैंने लगाया स्क्वायर रूट। जैसे ही हमने स्क्वायर में देखा तो हमें भाई अपना आर फाइंड करने के लिए लगा दिया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेकिन इसको मैंने लिख दिया 10 10 100 होता है तो उस फॉर्म में, और ये देखिए आर आ गई हमारी 10 मीटर। अब देखिए जैसे ही हमने अपनी रेडियस को कंपेयर किया तो हमारी सर्कुलर गार्डन की रेडियस जो है वो आ गई स्मॉलर हमारी रेडियस ऑफ एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर से, और उसी से हमने लिख दिया यस, स्प्रिंकलर विल कवर द एंटायर गार्डन, क्योंकि उसका वाटर करने का जो रेडियस है वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो जाएगा बियॉन्ड हमारे गार्डन से। तो देखिए दोनों ही मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया और आंसर भी हमारा सेम आया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द inner and outer circles shown in the adjoining figure। और पाई की वैल्यू जो हमें दी गई है वही हम यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है सर्कल, यस हमारा एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। हमें दोनों का ही सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, लेकिन सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो चलिए फिगर से निकाल लेते हैं अपनी रेडियस। आप देखिए ये कंप्लीट जो है यहाँ से, यानी आउटर सर्कल की जो बाउंड्री है यहाँ से सेंटर तक क्या हमारी डिस्टेंस दी गई है या हमारी क्या रेडियस दी गई है? 19 मीटर। और जो ये जो इनर सर्कल है आउटर सर्कल है उसके बीच की विड्थ क्या है? 10 मीटर। यहां से लेके यहां तक की ये है हमारी 10 मीटर। अब कोई भी आपको बता सकता है कि इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। हमारे इनर सर्कल की रेडियस हो जाएगी 19 मीटर माइनस दिस पार्ट, दिस एक्स्ट्रा पार्ट, तभी तो हमें इतना पता चल गया। और वो क्या हो जाएगा हमारा? 19 माइनस 10 हो जाएगा हमारा 9, यानी कि इतने से लेके यहां से लेके यहां तक की रेडियस हो गई हमारी 9 मीटर। तो देखिए अब तो हमें पूरी कहानी समझ आई गई है कि हमारे इनर सर्कल की रेडियस क्या है और आउटर सर्कल की रेडियस क्या है। तो हम फटाफट फाइंड कर सकते हैं अपने दोनों ही इनर और आउटर सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने फटाफट जो किया था वही लिख लिया। अपने हमें आउटर सर्कल की रेडियस पता थी, इनर सर्कल की हमने निकाल ली। अपनी जो टोटल रेडियस थी उसमें से जितनी ये डिस्टेंस है, ठीक है, वो है 10 मीटर, तो उसको रख के हमने निकाल ली अपने इनर सर्कल की रेडियस। अब हम निकाल रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द सर्कल, और फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, 2πr। चलिए फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। आप सब भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए और मुझसे पहले इसका आंसर फाइंड कीजिए। तो देखिए बच्चों फटाफट हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमें सर्कमफ्रेंस मिल गई अपने इनर सर्कल की 56.52 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल हमारी भी सेम फॉर्मूला रख देते हैं और हमें रेडियस पता है उसका वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए
तो देखिए बच्चों, फटाफट हमने फाइंड कर ली अपने आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस। रेडियस थी हमारी 19 और फॉर्मूला हमें पता ही है, पाई की वैल्यू रखी और 2 तो रहता ही है। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे आउटर सर्कल की आ गई 119.32 मीटर, और यही हमसे पूछा गया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, और ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब ये क्या है? ये तो डिस्टेंस है जो कि उसे कवर करनी है, और उसकी रेडियस क्या है व्हील की? हमारी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, जब आप व्हील की बात करते हैं तो व्हील कुछ, चलिए मैंने एक बैंगल ले ली, ठीक है। अब इस बैंगल को अगर मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूं तो ये मूव होती है, राइट। अगर आप किसी भी सर्कुलर चीज को ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं तो ही तो वो आगे जाती है। तो वो क्या कर रही है? वो अपने पेरीमीटर के थ्रू ही तो रोटेट हो रही है, राइट। पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या पता करना है? यहाँ पर हमें पता करना है अपना सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस, जो कि हमें गिवन है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस को। अब देखिए बच्चों, मैंने अपनी फटाफट फाइंड की सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। और क्यों फाइंड की है आपको क्लियर हो गया, क्योंकि वो रोटेट होता है अपने सर्कमफ्रेंस के थ्रू ही, राइट। तो इसीलिए मैंने इसकी सर्कमफ्रेंस की। अब देखिए, रेडियस पता थी, हमने अपना फटाफट सिंपल कैलकुलेशन से निकाल ली सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, जो कि आ गई 176 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमारा डिस्टेंस जो था वो दिया गया था हमारा मीटर में, और ये थी हमारी सेंटीमीटर में। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अपना सेंटीमीटर में, और हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये भी हो गया हमारा कन्वर्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर में। अब हमें फाइंड करने हैं अपने नंबर ऑफ रोटेशन। वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि पर रोटेशन में वो कवर कर रहा है अपना 176 सेंटीमीटर। तो इतने के लिए अगर हम टोटल डिस्टेंस को इस जितना भी वो 1 रोटेशन में कंप्लीट कर रहा है कर दे, तो हमें अपने नंबर ऑफ रोटेशंस पता चल जाएंगे। तो चलिए वो भी करते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ही है, तो वो मैं नहीं लिख रही हूँ, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 35200, ठीक है, सेंटीमीटर, अपॉन हमारी कितनी आई थी सर्कमफ्रेंस? 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 200। ठीक है, यानी कि कितने रोटेशंस उसको लेने होंगे टू कवर 352 मीटर? 200 रोटेशंस। तो हम लिख देंगे व्हील मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू कवर डिस्टेंस 352 मीटर। तो लिख देते, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया, व्हील मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू कवर 352 मीटर। था ना ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत इजी भी था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये लगा होगा सुपर सिंपल, और आपने भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17। तो फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कल क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। क्वेश्चन तो है सुपर डुपर सिंपल। चलिए फटाफट इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, और फिर आप कर लेंगे इसको अपने आप सॉल्व। तो देखिए, चलिए मैंने बना दी एक सर्कुलर क्लॉक, और हमें चाहिए सिर्फ मिनट हैंड। तो हमने अपना एक सेंटर होता है यहाँ पर सर्कुलर क्लॉक में भी, और उससे ही सारी नीड्स निकलती है। तो चलिए ये एक हमने बस हमें नीड है अपने मिनट हैंड की, तो हमने अपना ले लिया मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की जो लेंथ है वो है हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए मिनट हैंड यहां तक है, और क्या कहा जा रहा है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, यानी कि यहां से चल के जब वो कंप्लीट 1 आवर करेगी तो वो कितना चलेगी। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि मिनट हैंड एग्जैक्टली क्या है, टाइम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन 1 आवर हो गया 60 मिनट, यानी कि वो कंप्लीट कर लेगी पूरा एक सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस
फाइंड करनी है कि कितनी चलेगी हमारी 1 आवर में मिनट हैंड, तो हमें फाइंड करनी होगी अपनी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस हम कैसे फाइंड कर लेंगे, हमारे पास रेडियस है ही, और हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने फॉर्मूले में वैल्यूज और हमें फाइंड हो जाएगा, और वही हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट हैंड इन 1 आवर। तो चलिए शुरू करते हैं। समझ आया ना आपको, कुछ भी डिस्टेंस है उसको कवर करना है अपना 1 आवर में, कितना करेगी वो, पूरा सरकमफ्रेंस ही तो कर लेगी अपने क्लॉक का, तो वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखते हैं लेंथ जो है यहाँ पर रेडियस का काम करेगी, तो लेंथ यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया रेडियस ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। मिनट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, मिनट हैंड इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे अपनी, विच इज 2 पाई आर, ठीक है। अब वैल्यू के सब्स्टिट्यूट की तो क्या होगी हमारी 2 इंटू, हमें पाई तो स्ट्रिक्टली 3.14 यूज करना है, और आर है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फटाफट मल्टीप्लाई किया, पहले 15 और 2 को कर लिया तो 30 आ गया, 30 को हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा आ गया सरकमफ्रेंस यानी 94.20 सेंटीमीटर, और वही हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाई मिनट हैंड इन 1 आवर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मजा आया होगा इसे सॉल्व करने में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। A garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path. Also find the area of the garden in hectare. अब देखिए हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसको हम थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ करते हैं और बना लेते हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है कि भाई एक गार्डन है, ठीक है। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, क्योंकि लेंथ और विड्थ ने हमें बता दिया कि ये हमारा है एक रेक्टेंगल गार्डन, क्योंकि इसकी लेंथ और विड्थ है दोनों डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए ये है 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, ठीक है। अब इसके चारों तरफ भाई एक पाथ बनाया गया है जिसकी हमारी विड्थ है 5 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अपना एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो भाई इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए सोचिए। अब देखिए हमारे गार्डन, चलिए यहाँ पर कुछ घास वास बना देते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा कि भाई ये गार्डन है, ठीक है, और कुछ फ्लावर्स बिठा देते हैं। वैसे तो मैथ्स में इन सबकी जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए मैंने एक फ्लावर भी बना दिया। अब देखिए ये है मेरा गार्डन, ठीक है, और ये है इसके चारों तरफ पाथ। अब जब ये 5 मीटर का पाथ बनाया गया तो एक आउटसाइड का रेक्टेंगल बन गया है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिसमें हमारा इधर भी 5 मीटर का है और इधर भी 5 मीटर का है। तो क्या हो रहा है, अगर हम देखिए ये जो हमारा गार्डन है इंक्लूडिंग पाथ का अगर हम एरिया निकाल लें, ठीक है, और अपने गार्डन का एरिया तो हम निकाल ही लेंगे क्योंकि हमें डायमेंशंस पता ही हैं, ठीक है, और उसमें से अगर हम इंक्लूडिंग पाथ वाले एरिया में से गार्डन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, इतना ही पार्ट तो बचेगा, और यही तो है हमारा पाथ, और इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि भाई ये जो हमारा आउटसाइड रेक्टेंगल है इसके डायमेंशंस क्या होंगे, बिल्कुल आनी भी चाहिए दिमाग में। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, और यहाँ से ये 5 मीटर बढ़ गया, यानी कि जो आउटसाइड वाला रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हो गई हमारी 90 + 5 + 5 यानी कि 100 मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली देखिए अब आपकी यहां से यहां तक तो ये 75 मीटर है, और ये यहां से 5 मीटर बढ़ गया, और ये यहां से 5 मीटर बढ़ गया। तो आउटसाइड वाले रेक्टेंगल की भाई हमारी क्या हो जाएगी ब्रेथ, ये हो जाएगी हमारी 75 + 5 एंड +5, यानी कि ये हो गई 85 मीटर,
ठीक है, अब तो सारा कुछ हमारे सामने क्लियर ही है और सारी डायमेंशंस भी है। तो हम निकाल लेंगे अपना एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, जिसकी हमें डायमेंशंस पता है, और एरिया ऑफ द गार्डन, और फिर कर देंगे अपना इंक्लूडिंग पाथ वाले एरिया में से एरिया ऑफ गार्डन को सब्ट्रैक्ट और हमें मिल जाएगा अपना एरिया ऑफ द पाथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें अपनी लेंथ पता थी गार्डन की, ब्रेथ पता थी, हमने एरिया निकाल लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और वो आ गया हमारा 6750 मीटर स्क्वायर। भाई यूनिट तो हमारी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ही होती है एरिया की। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं अपना एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, जिसकी भी हमें डायमेंशंस पता है। तो देखिए बच्चों, हमने अपनी लेंथ ऑफ द गार्डन लिख ली, जो कि हमने निकाली थी और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये कैसे आ रही है। पाथ की जो विड्थ है वो ऐड हो गई दोनों साइड से, तो ये आ गई हमारी 100 मीटर। सिमिलरली हमारी विड्थ भी आ गई 85 मीटर, एडिंग 5 + 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ हमारा आ गया गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, लेंथ इंटू ब्रेथ किया और फटाफट मिल गया हमें 8500 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ में से एरिया ऑफ गार्डन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ पाथ हो गया हमारा एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन। अब फटाफट वैल्यूज रख देते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ आया 8500 मीटर स्क्वायर, माइनस हमने कर दिया 6750 मीटर स्क्वायर, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, तो देखिए बच्चों, हमारा एरिया ऑफ पाथ आ गया 1750 मीटर स्क्वायर, जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। अब यहाँ पर आ गया भाई हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो यूनिट होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि क्या रिलेशन है हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर के बीच में। तो देखिए बच्चों, हमने अपना एरिया ऑफ गार्डन तो निकाल ही लिया था, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्टेयर में। तो क्या रिलेशन होता है, 1 हेक्टेयर, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं H इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास मीटर स्क्वायर में अपना एरिया और हमें लिखना है हेक्टेयर में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना ले लेते हैं ये वाला एरिया, तो ये एरिया है हमारा 6750 मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, 6750 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 4 हैं, तो हमें डेसिमल शिफ्ट करना है 4 प्लेसेस। अब अगर कहीं डेसिमल नहीं है हमारे जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लास्ट में मान लेंगे और इसको 4 प्लेसेस पे शिफ्ट किया, तो ये पहुंच गया यहाँ। तो इसका आंसर आ गया हेक्टेयर में 0.6750 हेक्टेयर। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.675 हेक्टेयर। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि डेसिमल की लास्ट डिजिट के बाद कितने भी जीरोज हो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इन बिटवीन डिजिट्स आते हैं तो आप उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर, जो कि आ गया 0.675 हेक्टेयर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन हो गया होगा अच्छे से क्लियर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। ये क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, तो मैं इसको आपको केवल फिगर से एक्सप्लेन करूंगी, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, आंसर आप खुद फाइंड करेंगे। यानी ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं प्रैक्टिस के लिए, केवल एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक कोई हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसको मैंने जस्ट ड्रॉ किया एक रफ फिगर, जिसकी लेंथ है 125 मीटर और ब्रेथ है हमारी 65 मीटर। अब इसके आउटसाइड अगेन एक हमारा पाथ बना दिया गया है, वो भी ऑब्वियसली इसके अराउंड बनाया गया है तो रेक्टेंगुलर ही होगा, और उसकी विड्थ क्या है हमारी 3 मीटर। ठीक है, तो यानी यहां से भी 3 मीटर, यहां से भी 3 मीटर,
ठीक है, और सब जगह से यानी कि यहाँ से भी 3 मीटर, यानी कि ये तो कांस्टेंट है ना हमारी विड्थ। तो हमारे जो आउटर मोस्ट रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान है, 125 प्लस 3, इस साइड से 3 बढ़ गया, इस साइड से 3, तो 3 प्लस 3 यानी कि ये कितना हो गया हमारा 125 प्लस 6, और ये हो गया हमारा 131 मीटर। यानी कि हमारे आउटर वाला, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है, या फिर आउटर रेक्टेंगल, जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट है और ये पूरा का पूरा सेकंड है। अब यहाँ से ये भी इसमें ऐड हो गया हमारा 65, ठीक है, 65 प्लस 3 यानी कि ये भी हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 71 मीटर। अब देखिए आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ पता चल गई, ठीक है, आउटर रेक्टेंगल की, और आपको अपने इनर रेक्टेंगल की तो गिवन ही थी। तो अब आप क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेना, यानी कि गार्डन इंक्लूडिंग पाथ का, और फिर गार्डन का एरिया निकाल लेना, और दोनों रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला होगा L इंटू बी, और जो वैल्यूज आए उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको पता चल जाएगा एरिया ऑफ द पाथ। तो ये है ना बिल्कुल आपके जो अभी क्वेश्चन किया था हमने उसके सिमिलर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर। तो आप इसको करिएगा, केवल वैल्यूज चेंज है, आप इसको करिएगा प्रैक्टिस। हमने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। ये क्वेश्चन भी है हमारे दोनों प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, बस यहाँ पर बात कर दी गई है हमारे कार्डबोर्ड की। तो चलिए इसको मैं आपको पहले एक फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए कुछ मान लेते हैं ये है हमारा कार्डबोर्ड, और ये कैसा कार्डबोर्ड है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है, तो ये है हमारा रेक्टेंगल कार्डबोर्ड। तो इसकी लेंथ दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर और विड्थ दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। और अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आपको ये चीज तो रेक्टेंगल में पता ही है, ठीक है। आप देखिए जब इसमें एक पिक्चर है जो इसमें 1.5 सेंटीमीटर के मार्जिन को रख के पेंट की गई, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पिक्चर ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे कुछ बना दिया, तो यहाँ पर एक ये पिक्चर ड्रॉ कर दी गई है। अब ये जो कार्डबोर्ड था इसके इतने पार्ट में करी गई है, ठीक है, और इस मार्जिन की क्या विड्थ है, ये हमारी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको देखिए, आपको इस पूरे कार्डबोर्ड की पता है लेंथ एंड ब्रेथ, तो क्या आप पिक्चर की लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है हमारा 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। तो अगर आप पिक्चर की बात करें तो पिक्चर की लेंथ क्या हो गई, इतने में ही तो ड्रॉ है, तो 8 माइनस दोनों साइड से हमारा चला गया 1.5 प्लस 1.5, यानी कि 8 माइनस 3, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द पिक्चर हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली विड्थ क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से 1.5 गया, यहाँ से 1.5 चला गया, इतनी है ना विड्थ हमारे पिक्चर की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी टोटल विड्थ है 5 में से दोनों साइड से 1.5 गया, तो कितना हो गया 5 माइनस 3, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो है वो विड्थ है हमारी पिक्चर की। तो आपको क्वेश्चन एकदम हो गया होगा क्लियर कि हमें करना कैसा क्या है, हमें अपने इस मार्जिन, ये जो मार्जिन है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम अपना एरिया ऑफ पिक्चर इंक्लूडिंग मार्जिन में से एरिया ऑफ पिक्चर निकाल देंगे ये वाला, तो हमारा क्या बचा, हमारा मार्जिन का ही तो एरिया बचा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन है ना बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही मैंने यहाँ पे कर दिया। पहले हमें एरिया अपना निकाल लिया कार्डबोर्ड शीट का, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई थी, वो हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारी लेंथ ऑफ पिक्चर जो बना, मतलब क्या है हमारा 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़कर पिक्चर बनाई गई है, तो वही हमने 1.5 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ द पिक्चर और ये आ गई हमारी ब्रेथ ऑफ द पिक्चर। तो एरिया ऑफ पिक्चर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है अपना एरिया ऑफ मार्जिन। तो एरिया ऑफ मार्जिन हो गया, जो एरिया हमारा इंक्लूडिंग मार्जिन था, यानी कि एरिया ऑफ शीट
वो है हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हमारा एरिया ऑफ पिक्चर यानी कि जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यूनिट तो है ही सेम, फटाफट कर दिया, और ये आ गया हमारा मार्जिन का एरिया यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का मार्जिन छोड़ा गया है। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो एरिया ऑफ मार्जिन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुआ ना आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं और शेप भी सेम है, रेक्टेंगल। तो काफी प्रैक्टिस कर लिया, अब तो आपको हो गया होगा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.4 क्या कह रहा है। अ वरांडा ऑफ width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। ठीक है, यानी कि ये डायमेंशन यानी ये लेंथ और विड्थ है हमारे रूम की, और वरांडा की विड्थ है हमारी 2.25 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ द वरांडा पार्ट फाइंड करना है, और फिर हमें फाइंड करना है कि द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए अपना एरिया। तो चलिए इसको भी फटाफट एक सिंपल फिगर से समझ लेते हैं। तो हमारा रूम, तो चलिए रूम हमारा रेक्टेंगुलर है, तो ये देखिए मैंने बनाया एक रूम, ठीक है। इसकी हमारी क्या है लेंथ एंड विड्थ, 5.5 मीटर है लेंथ, और विड्थ है हमारी 4 मीटर। अब इसके चारों तरफ एक बरामदा बना दिया गया है, यानी कि ये पार्ट जो है हमारा ये है बरामदा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना। अब हमें इसी का एरिया फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है विड्थ ऑफ द वरांडा वो कितनी है हमारी 2.25 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की हमारी विड्थ है 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, ठीक है। आप देखिए इससे आप निकाल सकते हैं ना अपना रूम का एरिया इंक्लूडिंग बरामदा, वो क्या हो जाएगा हमारा, सारी साइड से इसकी विड्थ 2.25 है, तो लेंथ और विड्थ में हमारे दोनों तरफ से जुड़ जाएगा 2.25 एंड 2.25, क्योंकि इधर से भी 2.25 और इधर से भी 2.25, ठीक है। तो लेंथ हमारी इंक्लूडिंग बरामदा हो गई रूम की क्या 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, ठीक है। और ये होता है हमारा 5.5 यानी कि प्लस 4.5 यानी कि ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 मीटर। सिमिलरली हमारी अपने इंक्लूडिंग बरामदा रूम की क्या हो गई विड्थ, ये हो गई हमारी 4 प्लस 4.5 और ये हो जाएगी हमारी 8.5 मीटर, ठीक है। अब हमें सब पता है, अब हमें अपना इंक्लूडिंग बरामदा भी पता है और एक्सक्लूडिंग बरामदा मतलब कि केवल रूम का भी लेंथ और विड्थ पता है। तो हम एरिया निकाल लेंगे और फिर जो हमारा इंक्लूडिंग बरामदा है उसमें से हम एरिया ऑफ अपना रूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ बरामदा। और जब हमें एरिया ऑफ बरामदा पता होगा तो हमें पर मीटर स्क्वायर का तो दिया ही गया कॉस्ट प्राइस, तो हम निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग दी बरामदा। तो बहुत ही सिंपल है। अब चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ रूम एंड विड्थ ऑफ रूम, ठीक है, जो कि हमारी हो गई 5.5 मीटर एंड 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रूम क्या हो गया हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। फॉर्मूला लिखना मस्ट होता है, तो चलिए एक बार फॉर्मूला को भी लिख देते हैं क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं हमारे एग्जाम में। अब मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो 5.5 मीटर इंटू 4 मीटर, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 22.0 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ रूम। क्लियर हुआ होगा सभी को, बहुत ही आसान था। हम लिख लेते हैं वेरेंडा को मैंने शॉर्ट फॉर्म में वी से रिप्रेजेंट किया। तो लेंथ ऑफ रूम इंक्लूडिंग वेरेंडा हो गई हमारी, ठीक है। अब लेंथ ऑफ बरामदा आ गई, अब हम निकाल लेते हैं अपनी ब्रेथ। अब हमारी आ गई लेंथ ऑफ रूम इंक्लूडिंग वेरेंडा, अब हम निकाल लेते हैं ब्रेथ ऑफ रूम इंक्लूडिंग वेरेंडा,
ठीक है, इंक्लूडिंग भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और हमने अपना बेरेंदा भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया V से। अब ये क्या हो जाएगी हमारी 4 मीटर प्लस 2.25 मीटर प्लस 2.25 मीटर। जब यूनिट की बात कर रहे हैं भाई तो यूनिट होनी चाहिए सारी सेम, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4.5 मीटर और ये हो गई हमारी 8.5 मीटर। हम निकाल लेंगे अपना एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग बेरेंदा। कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, फटाफट रखी वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा 10 मीटर इंटू 8.5 मीटर, जो कि आ गया हमारा 85 मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, फटाफट कर लिया इसको, ठीक है। अब हमें अपना निकालना है एरिया ऑफ बेरेंदा। तो एरिया ऑफ बेरेंदा हो गया हमारा एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग बेरेंदा, ओके, माइनस एरिया ऑफ रूम। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये है हमारा इंक्लूडिंग बेरेंदा है हमारा 85 मीटर स्क्वायर माइनस हमारा एरिया ऑफ रूम है 22.0 मीटर स्क्वायर और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ बेरेंडा हमारा आ गया 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था, काफी कुछ हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही ये क्वेश्चन है तो कुछ प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। यानी कि हमने अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, अपना एरिया ऑफ बेरेंडा निकाल लिया। अब हम आते हैं अपने बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द बेरेंडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है हमारी, ₹200। तो टोटल को करने के लिए हम इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने ₹200 से, क्योंकि हमें पर मीटर की पता है तो हम कितने भी मीटर स्क्वायर की अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए यही कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर का मतलब 1 मीटर। तो देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर है ₹200, तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग हमारा बरामदा ऑफ 63 मीटर स्क्वायर हो गया 63 इंटू 200 और वो आ गया 12,600 रुपीज। तो क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट्स। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखिए, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो देखिए कुछ पहले जैसे ही क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन केवल यहाँ पर बात कर दी गई है भाई हमारे स्क्वायर गार्डन की, और हमसे कहा गया है कि जो 1 मीटर वाइड विल्ट है, वो जो पाथ है वो हमारा अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड द स्क्वायर गार्डन किया गया है। ठीक है, तो वो हमें अपना बहुत ध्यान देना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा फिगर से विजुलाइज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है जिसमें मैंने दिखाया अपना स्क्वायर गार्डन जो कि है 30 मीटर ईच साइड। ठीक है, यानी कि हमारा उसी के अंदर एक 1 मीटर विड्थ का पाथ बना दिया गया, और जब ये पाथ बनाया गया तो एक हमारा स्क्वायर और बन गया। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक पाथ बनाया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारा एक और स्क्वायर बन गया, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको, ये वाला। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये लोग कि ये कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमारा जो इनर स्क्वायर बना है उसकी हमें साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि है तो वो स्क्वायर ही। ठीक है, वो कैसे हमें फाइंड हो जाएगी, ये पूरी हमारी 30 थी और इसमें से हमारे सारी तरफ से एक स्क्वायर पाथ बनाया गया उसके बॉर्डर के अलोंग, यानी स्क्वायर ही बनाया गया, और उससे हमारी ये हो गई रिड्यूस्ड, यानी 1 मीटर यहाँ से
निकल गई, 1 मीटर यहाँ, यानी कि हमारी साइड ऑफ द इनर स्क्वायर हो गई 28 मीटर। 30 माइनस 2, 1 इधर से गया और 1 इधर से गया, ठीक है। तो यानी साइड ऑफ द इनर स्क्वायर हो गई हमारी 28 मीटर। अब हमें अपने इनर स्क्वायर की पता है, आउटर स्क्वायर की पता है, अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अपना एरिया ऑफ द पाथ। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम द आउटर स्क्वायर वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन हुआ क्रिस्टल क्लियर। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। तो लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर विथ साइड 30 मीटर। क्या हो जाएगा? क्या होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर? फॉर्मूले होने चाहिए आपको क्रिस्टल क्लियर। तो होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, और साइड हमें पता ही है तो 30 का होल स्क्वायर, 30 मीटर का, ठीक है, 30 मीटर का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 30 मीटर इंटू 30 मीटर। क्लियर हो गया होगा आपको। और ये हो गया हमारा 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं अपना साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर हो गई हमारी 30 माइनस और 1 मीटर का हमारा जो पाथ बन गया वो हटा दिया, तो ये हो गया 28 मीटर। अब हम निकाल लेंगे अपना एरिया ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर और एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग पाथ, ठीक है। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ। क्या हो गया? ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड हमें पता ही है तो फटाफट हम कर देते हैं अपने 28 मीटर का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, जब हमने अपने गार्डन का निकाला एक्सक्लूडिंग पाथ एरिया तो वो आ गया 784 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है अपना एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ, ठीक है। तो हमें दोनों ही पता है, हमारा एरिया है इन ऑफ द गार्डन आया था 900 मीटर स्क्वायर माइनस हमने किया अपना 784 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 116 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ होगा सभी को? बहुत ही आसान था। हमने इसमें से फटाफट अपनी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया और आ गया हमारा एरिया ऑफ द पाथ विच इज बिल्ट इनसाइड द गार्डन, ठीक है। वो हो गया 116 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया पता है, अब हमें क्या फाइंड करना है? द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें जो अपना रिमेनिंग बचा था स्क्वायर गार्डन, जो इनर हमारा स्क्वायर था, उसका हमें निकालना है कितना कॉस्ट होगा बाई गिविंग। हमें कॉस्ट दिया गया है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर की पता ही है, और हमें अपना इनर जो हमारा गार्डन है उसकी एरिया भी पता है, वो है हमारी 784 मीटर स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे इसकी कॉस्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर हमें दी गई है 40, और हमें करनी है केवल अपने इनर स्क्वायर में जो हमारा गार्डन बचा है उसमें अपने ग्रास को, तो उसका एरिया हमें पता ही है। तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास 784 मीटर स्क्वायर, जो कि हो गया ₹40 इंटू 784। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, पर मीटर स्क्वायर हमने लिखी रखी थी, और हमने अपने जो हमारा इनर गार्डन है यानी इनर स्क्वायर है उसका एरिया था 784 मीटर स्क्वायर, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमें पता चल गया कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द
गार्डन। तो क्लियर हुआ होगा ये भी क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए उन्हीं के बेस्ड पर है, केवल यहाँ पर हमने चेंज कर दिया था रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा ये भी क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने सॉल्व किए अपने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 13 to 17 एंड एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इनको सॉल्व किया होगा, अच्छे से समझा होगा और कॉन्सेप्ट को किया होगा क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में। सारे क्वेश्चंस थे हमारे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। केवल हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जो एक बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ वो आज भी कह रही हूँ कि कैलकुलेशन में नहीं करिए कोई मिस्टेक, नहीं तो होगा आपका टाइम वेस्ट। आप इन चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी होंगे एकदम सही। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।